तो ये क्या है, यहाँ पे हम लोग को बोल रहे हैं तो प्रेशर यहाँ पे प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया यूनिट एरिया हम लोग बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। देखिए यहाँ पे जो है प्रेशर इक्वल टू हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वल टू है आपका फोर्स बाय एरिया। तो यहाँ पे एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा लगेगा, एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा लगेगा। प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, तो एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा लगेगा। तो हम लोग को जैसे कि हम लोग कील ये सब ठोकना रहता है तो उसके लिए क्या करते हैं, इसका एरिया बहुत कम हम लोग रखते हैं जिससे कि ये आराम से चला जाता है। लेकिन एक अगर अंगूठा से हम दबाएंगे तो वो कोई चीज नहीं दब पाएगा, लेकिन कील से हम लोग करेंगे तो आराम से वो अंदर दब जाता है। तो प्रेशर इक्वल टू यहाँ पे क्या है, फोर्स बाय एरिया है। या फिर मान लीजिए कि नोटिस बोर्ड में हम लोग पिन से लगाते हैं, तो पिन से वहां पे लगाते हैं तो आराम से वो लग जाता है, ये बता रहा है नीडल लगता है ये। और फिर एक मान लीजिए कि एक ईंट है, एक ईंट को हम इस तरह से रखे हुए हैं वर्टिकल पोजीशन में, एक ईंट को हम इस तरह से रखे हुए हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। तो यहाँ पे जो है वो प्रेशर किसमें ज्यादा लगेगा, तो जिसमें एरिया कम होगा उसमें प्रेशर ज्यादा लगेगा। इसमें एरिया कितना होगा 20 × 10 हो जाएगा एरिया, और इसका एरिया हो जाएगा 20 × 40। तो यही यहाँ पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है कि 20 × 10 तो यहाँ पे हम अभी बताएं कि प्रणोद क्या है, प्रणोद एक तरह का बल है, और ये प्रेशर, तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे जो है 20 × 10 जब सेंटीमीटर का है, यहाँ पे 20 × 10 है जब इसका एरिया, तब यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा है 2450। और जब 40 × 20 यहाँ पे कर रहे हैं एरिया, तो प्रेशर कितना लग रहा है 612। तो ज्यादा एरिया है तो प्रेशर कम लग रहा है, और कम एरिया है तो प्रेशर ज्यादा लग रहा है। यह चीज यहाँ पे बता रहा है। तो मेन यही चीज हम लोग को देखना है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। इसी पे बहुत सारा क्वेश्चन अपना कुछ होता है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 100 न्यूटन के बल 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे लग रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे 100/2 करेंगे। क्वेश्चन है फोर्स बराबर दिया हुआ है 100 न्यूटन और एरिया आपका 2। तो यहाँ से हम लोग प्रेशर इक्वल टू क्या लगाएंगे, फोर्स बाई एरिया, तो 100/20, तो ये 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ इसका यूनिट हम लोग देखेंगे, तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, या फिर न्यूटन मीटर पे पावर -2, या इसका एक यूनिट होता है पास्कल, पास्कल भी होता है यूनिट, इसको पीए से डिनोट करते हैं हम लोग। तो इसका यूनिट पास्कल भी होता है और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। तो ये दोनों याद रखना है हम लोग को, ध्यान रखना है। तो एक पास्कल बराबर अगर पूछता है कि एक पास्कल बराबर कितना होता है, एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका। चलिए अब इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं क्या क्या डेली लाइफ में इसका एप्लीकेशन है।
तो एप्लीकेशन क्या है डेली लाइफ में? सबसे पहले स्कूल बैग में जो चौड़ी पट्टी होते हैं, स्कूल बैग हम लोग टांगते हैं तो उसमें जो पट्टी रहता है वो चौड़ा क्यों दिया रहता है? इसलिए चौड़ा दिया रहता है ताकि एरिया ज्यादा रहेगा तो मेरे पीठ पे प्रेशर कम लगेगा, या कंधा पे जो प्रेशर आता है बैग का वजन का, वो प्रेशर क्या लगेगा? कम लगेगा। लेकिन आजकल फैशन में जो एक बैग आता है वो रस्सी की तरह सिर्फ रहता है, तो वो सब बैग में हम लोग बहुत ज्यादा वेट नहीं लेके जा सकते हैं, क्योंकि वो रस्सी ये सब बहुत पतला रहेगा तो एरिया कम रहता है तो हमको ज्यादा प्रेशर लगाएगा। इसलिए जो होता है स्कूल बैग का जो पट्टी रहता है वो चौड़ा रहता है। बिना धार के चाकू की अपेक्षा धारदार चाकू क्यों अच्छी होती है? क्योंकि धार वाला जो चाकू रहेगा एरिया जितना कम करेंगे प्रेशर उतना ज्यादा लगेगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा तो सब्जी आसानी से वो कटेगा। तो यहाँ पे क्या है कि धार वाला जो है वो ज्यादा अच्छा रहता है। फिर सुई की नोक नुकीली होती है, तो वो भी क्यों करते हैं? क्योंकि एरिया कम हो। हर जगह एरिया कम करके ही हम लोग प्रेशर वाला काम कर सकते हैं। लेकिन कहीं पे कुछ जरूरत होता है जहाँ पे हमको प्रेशर कम भी लगाने का जरूरत होता है। जब मनुष्य चलता है तो भूमि पर दाब क्यों अधिक पड़ता है अपेक्षाकृत जब वह खड़ा होता है? देखिए, जब आदमी खड़ा रहता है तो उसका क्या होता है, पूरा पैर जो है वो पूरा पैर उसका वहां पे ये लगता है, पैर का पूरा भाग उसके सरफेस पे लगता है। लेकिन जब वो चलता है तो क्या होता है कि वो पैर को तिरछा करके चलता है। तो पैर को जब वो तिरछा करके चलता है तो क्या होता है कि एक कुछ ही भाग जो है वो प्रेशर डालता है। तो वहां पे क्या होगा कि एरिया कम हो जाता है तो प्रेशर ज्यादा लगता है। तो चलते समय या दौड़ते समय हम लोग ज्यादा प्रेशर लगाते हैं, दाब लगाते हैं, जबकि खड़ा रहते हैं तो दाब कम लगाते हैं। गद्दे के ऊपर मनुष्य खड़ा होता है तो क्यों अधिक दबता है अपेक्षाकृत की जब वह लेटा होता है? तो हम लोग गद्दा पर जब सोते हैं तो सोए रहते हैं तो वो ज्यादा नहीं दबाता है, अंदर की तरफ प्रेस नहीं होता है। लेकिन जब उसी गद्दा पर जब हम खड़ा होते हैं तो वो नीचे दब जाता है, क्योंकि एरिया कम हो गया। क्योंकि जब हम सोते हैं तो पूरा मेरा बॉडी का एरिया काम कर रहा है, तो एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम लगता है, और जब हम लोग खड़ा हो जाते हैं तो एरिया कम हो जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। फिर है ट्रैक्टर में चौड़े टायर होते हैं जिससे भूमि पर कम, ट्रैक्टर क्या होता है बालू ये समय भी चलता है आराम से, तो उसका क्या होता है कि चौड़ा इसलिए रखते हैं ताकि दाब कम हो। इसलिए क्या होता है बालू ये सब भी नहीं धंस पाता है, तो ट्रैक्टर आराम से नदी में भी चल जाता है। लेकिन बाइक ये सब को अगर हम लोग नदी में ले जाना सोचते हैं तो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बाइक का जो टायर रहता है वो कम चौड़ा रहता है तो दाब अधिक पड़ने के कारण अंदर धंस जाता है। फिर ये देखिए आप लोग का कर रहा है नुकीली एड़िया वाले जूते। ठीक है, सैंडल जो रहता है उसमें नुकीली एड़ी रहता है तो वो क्या होता है चलना मुश्किल होता है, उससे पैर में दर्द हो जाता है क्योंकि प्रेशर ज्यादा लगता है। तो एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, इसलिए नुकीली एड़ी वाला वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही सब चीज बताया है तो आपका ये खत्म हो गया। उसके बाद है प्रेशर फ्लूड, एक होता है फ्लूड। फ्लूड क्या होता है? फ्लूड फ्लूड क्या होता है? फ्लूड मतलब होता है लिक्विड और गैस, लिक्विड और गैस दोनों को ही हम लोग फ्लूड बोलते हैं। लिक्विड और गैस दोनों को हम लोग फ्लूड बोलते हैं। फ्लूड मैकेनिक्स हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें लिक्विड और गैस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो फ्लूड का मतलब हो गया लिक्विड और गैस। तो लिक्विड और गैस क्या करता है फ्लूड, ये प्रेशर सभी डायरेक्शन में लगाता है। अप्लाइड प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में लगाता है। इन ऑल डायरेक्शन, तो सभी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। कि जैसे हम मान लो कि कोई कंटेनर है, कंटेनर में हम गैस को भर दिए तो गैस क्या करेगा, इसमें सब तरफ फोर्स लगाएगा, हर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। जब लिक्विड है तो लिक्विड किस कंटेनर में रखे हैं तो वो भी क्या होगा, हर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा यहाँ पे। चलिए, तो ये हो गया आपका फ्लूइड जो होता है वो क्या होता है सभी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो अप्लाइड प्रेशर इन ऑन डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में वो क्या लगाता है, फोर्स लगाता है फ्लूइड। अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं उत्प्लावन है, बायंसी। उत्प्लावकता, उत्प्लावकता है बायंसी है। तो बायंसी क्या होता है कि उत्प्लावन बल हम लोग देखते हैं। तो उत्प्लावकता क्या एक तरह का बल है, ऊपर की ओर लगने वाला बल है
जो ऊपर की ओर लगता है, ठीक है। ये फोर्स अप्लाइड इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की ओर लगने वाला बल है। कोई भी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला जो बल है उसको बोलते हैं बायंसी फोर्स। जैसे कि यहाँ पर एक कॉर्क है, तो एक कॉर्क को ये क्या कर रहे हैं कि हम लोग दबा करके, ये फोम, कॉर्क मतलब फोम है, तो फोम को हम लोग जब अंगूठा से दबा करके पानी के अंदर डालते हैं और जैसे ही अंगूठा को हटाते हैं तो फिर वो ऊपर की ओर आ जाता है कॉर्क। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, तो नीचे से ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है जिसके कारण ये ऊपर आ जा रहा है, तो ये जो बल लगता है ऊपर की तरफ उसी को हम लोग बोलते हैं उत्प्लावन बल। तो ये उत्प्लावन बल यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि पानी के अंदर जो होता है वो, जैसे हम लोग कुआं के अंदर से मान लीजिए पानी निकाल रहे हैं, तो कुआं के अंदर जब तक वो बाल्टी रहेगा तब तक क्या होगा, वो हमको हल्का महसूस होगा, लेकिन जैसे ही कुएं से वो बाहर निकलेगा बाल्टी, तो वो हमको क्या होता है, भारी महसूस होता है। तो वहां पे भारी महसूस होता है, या फिर कोई पत्थर है वो पानी के अंदर डाला हुआ है, तो पानी के अंदर अगर हम हाथ से उठाएंगे तो हमको हल्का महसूस होगा, लेकिन वही पत्थर जैसे ही हवा में आएगा, जल से हवा में आएगा, तो हमको भारी महसूस होगा। फिर कह रहा है नहाते समय जब हम जल से भरा मग जल में भरी हुई बाल्टी के भीतर डूबा रहता है तो हल्का प्रतीत होता है, लेकिन जब उसको हम बाहर निकालते हैं तो हमको भारी महसूस होता है। तो ये सब क्या होता है, उत्प्लावन बल के कारण ऐसा होता है। क्योंकि पानी के जब अंदर रहता है तो डूबा हुआ रहता है, तो उस समय क्या होता है कि जितना उसका वॉल्यूम रहता है, मास से मतलब नहीं है, भार से मतलब नहीं है, उसका आयतन से मतलब है कि उसका जो जितना आयतन होता है उतना आयतन, उतना वॉल्यूम का हमको लिक्विड वहां से बाहर निकलता है, और जितना लिक्विड वहां से बाहर निकलता है उसके बराबर फोर्स उस पे लगता है। जितना लिक्विड उससे बाहर निकला, जैसे एक मान लीजिए कि देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत ही हम मेन है इसमें, आर्किमिडीज का सिद्धांत ही है। तो टाइम कम है इसलिए हम लोग डायरेक्ट उसी पे आते हैं। आप क्या कीजिए कि एक प्लेट लीजिए, एक प्लेट में गिलास रख लेते हैं, गिलास रख लेते हैं, और गिलास को पूरी तरह से हम पानी से भर देते हैं, पूरा तरह से पानी से भर देते हैं। और क्या करते हैं, पहले इसका वेट हम लोग अपना मेजर कर लेंगे कि गिलास का वेट क्या है और खाली गिलास का वेट क्या है, फिर पानी से भरा हुआ गिलास का वेट क्या है वो हम लोग मेजर कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक पत्थर का टुकड़ा है उसको हम इसके अंदर डाल रहे हैं, या फिर किसी भी चीज को इसके अंदर हम डाल रहे हैं, तो पत्थर के टुकड़ा को इसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा, पानी इसमें से बाहर निकलेगा और इस प्लेट में गिर जाएगा। तो पानी इस प्लेट में गिर जाएगा और पत्थर का टुकड़ा इसके अंदर चल जाएगा। अब जितना पानी, ये वाटर जो है इसमें कलेक्ट हुआ है, उस वाटर को हम लोग क्या करेंगे, फिर वेटिंग मशीन पे हम लोग मेजर, ये वेट उसका मेजर करेंगे, कितना वेट उसका हुआ। तो जितना उसका वेट वहां पे होगा वाटर का, जो बाहर निकला वाटर, और फिर देखेंगे जी इस गिलास में भी, तो फिर वो क्या होगा, पत्थर का वेट उतना घट जाएगा। मान लीजिए कि हवा में हम लोग इसका वेट हम लोग देख लेंगे कितना वेट है, फिर इसको हम इसके अंदर डालेंगे और फिर देखेंगे कितना पानी इसमें से बाहर निकला, उस पानी का वेट हम मेजर कर लेंगे, और जितना बाहर निकला हुआ पानी का वेट होगा उतना वेट हम इसमें से घटा देंगे पत्थर का वेट में से। तो वो क्या होगा, वो हल्का महसूस इसलिए होता है क्योंकि उतना जितना पानी इसमें से बाहर निकला उतना वेट उसका घट गया। तो अगर मान लीजिए कि हम किसी चीज में डुबा रहे हैं तो जितना जगह वो छेक रहा है उतना पानी वहां से डिस्प्लेस हो रहा है, हट रहा है, तो उसी के बराबर उस पर क्या लगता है, बल लगता है। इसी को हम लोग बोलते हैं उत्प्लावन बल। तो यहाँ पे क्या होता है कि बल लगता है, बायंसी फोर्स ऊपर की तरफ लगता है। तो बस यही सब इसमें समझना है, कुछ ज्यादा नहीं है, बस लैंग्वेज वाला ही सारा चीज है। तो वस्तुएं कम भारी प्रतीत होती है जब जल में डूबी होती है, अपेक्षाकृत की वो वायु में होती है। तो प्रत्येक द्रव जिसमें डूबी हुई वस्तुओं के ऊपर ऊपर मुखी बल मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायंसी बोलते हैं, या लगने वाले बल की प्रकृति उत्प्लावकता कहलाती है। द्रव में डूबी किसी वस्तु के ऊपर कार्यरत ऊपरमुखी बल उत्प्लावन बल कहलाता है। तो यही बोल रहे हैं कि ऊपर की ओर जो लगने वाला बल है, द्रव के अंदर डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर जो लगने वाला बल है उसको हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। चलो, हल्का प्रतीत ये सब होता है, तो ये सब चीज बार बार लिख रहे हैं। अब यहाँ पे बल जो लगता है वो क्यों लगता है वो हम लोग समझते हैं। तो उसमें ऊपर की तरफ बल क्यों लगता है, तो वैसे तो 11 क्लास में हम लोग ये फॉर्मूला के साथ बताते हैं, उसको प्रूफ भी करते हैं बायंसी फोर्स को, लेकिन यहाँ पे हम प्रूफ ये सब नहीं करते हैं।
ये देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चीज है, कोई वस्तु है, तो ये वस्तु कुछ इस तरह का वस्तु हम लोग मान लेते हैं। तो ये जो वस्तु है इसमें ये डूबा हुआ है पानी के अंदर, तो इधर ए और इधर ये हो गया बी। तो फोर्स जो लगता है वो गहराई के अनुसार लगता है, जितना ज्यादा अंदर जाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, उत्प्लावन बल लगेगा। उत्प्लावन बल उतना ही ज्यादा लगेगा जितना ज्यादा हम अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो पानी है, इधर वाला पानी, ये इस पे बल नीचे की तरफ लगाएगा, ये जो है बल नीचे की तरफ लगाएगा, और ये नीचे का जो पानी है ये इस पे बल ऊपर की तरफ लगाएगा, ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगा। और इधर से जो बल लगेगा और इधर से जो बल लगेगा, ये दोनों बराबर बल लगेगा, ये दोनों बराबर बल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जितना, देखिए यहाँ पे गहराई पर निर्भर करता है। हम लोग इस लेवल से जितना नीचे जाएंगे, इस लेवल से जितना नीचे जाएंगे, प्रेशर या फोर्स उतना ही बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे, ठीक है, तो ये दाब जो है, वो बल जो है वो बढ़ते जाएगा, ऊपर की तरफ जो बल है वो बढ़ते जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये इसमें समझाया है, ये यहाँ उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ लग रहा है और इसमें नीचे की तरफ लग रहा है। इसमें क्या कर रहा है कि हम द्रव के भीतर किसी वस्तु को जैसे जैसे नीचे करते हैं, उसके नीचे के द्रव का अत्यधिक ऊपरमुखी दाब उत्प्लावन बल लगता है। तो ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स लगेगा। जैसे मान लीजिए कि इधर से भी अगर 50 न्यूटन लगा और इधर से भी 50 न्यूटन लगा, क्योंकि सबका क्या हो गया, जैसे जैसे जितना नीचे ये जा रहा है उतना नीचे ये भी जा रहा है, तो ये दोनों बल एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन इधर से अगर कोई बल लग रहा है, तो इधर से मान लीजिए कि 50 न्यूटन का बल लग रहा है और नीचे से कितना लग रहा है, 100 न्यूटन का बल रहा है, तो 100 माइनस 50 करेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट जो है वो ऊपर की तरफ कितना लगा, 50 न्यूटन का बल लगा, तो इसमें रिजल्टेंट जो है वो ऊपर की तरफ 50 न्यूटन का बल लगा, तो ये बल ऊपर की तरफ इसमें लगा। तो इसी के यहाँ पे क्या होता है, उत्प्लावन बल लगता है किसी वस्तु पे ऊपर की तरफ। तो ये इसी के कारण क्या होता है, किसी वस्तु को जब अंदर डुबाते हैं तो उस पर बल, क्योंकि यहाँ से, और फिर वो कितना बल लगता है वो तो आर्किमिडीज का सिद्धांत बताता है कि उस पर कितना बल लग रहा है, वो आर्किमिडीज के सिद्धांत से फिर हम लोग पता करते हैं। तो ये सब हो गया। जैसे इसके लिए एक्सपेरिमेंट भी किया। पहले क्या किया कि एक स्प्रिंग वाला ले लिया, कमानीदार तूला, उसमें एक वस्तु को लटकाया, हवा में उसका भार देख लिया, फिर उसको पानी के अंदर थोड़ा सा डुबाया, तो अभी 150 ग्राम था, जब पानी के अंदर थोड़ा सा दबाया तो कितना हो गया, 140 ग्राम का, और थोड़ा ज्यादा डुबाया तो 130 ग्राम का हो गया, पूरा डुबा दिया तो कितना हो गया, 120 ग्राम का। इसका मतलब जितना ये डूबा उतना पानी यहाँ से बाहर निकला, तो कितना ग्राम पानी बाहर निकल गया, तो 30 ग्राम पानी बाहर निकल गया, इसलिए 30 ग्राम इसका वेट कम हो गया। यही सब फिर आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत बताया था। किसी वस्तु के भार में अधिकतम कमी होती है जब उसे द्रव में पूर्ण रूप से डुबाया जाता है। जब पूरा डूब जाएगा तो उसके भार में क्या होगा, अधिकतम कमी आएगा। द्रव में जैसे जैसे वस्तु के अधिकाधिक आयतन को डुबाया जाता है, कार्य करने वाले ऊपरमुखी उत्प्लावन बल में वृद्धि होती है। जैसे जैसे हम ये क्या किए थे, अभी आधा डुबाए थे तो कम हुआ, फिर और डुबाए, और ज्यादा डुबा दिए तो और ज्यादा बल बढ़ते गया, तो उसका वेट कम होते गया। अब कह रहा है उत्प्लावन बल का प्रभाव डालने वाले कारक। उत्प्लावन बल पर प्रभाव डालने वाला कारक कौन कौन है, तो इसका आयतन और इसका घनत्व, दो चीज पे वो डिपेंड करता है। तो आयतन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उत्प्लावन बल लगेगा। आयतन जितना ज्यादा होगा उत्प्लावन बल उतना ही ज्यादा लगेगा। ठीक है, जैसे वहां पे इस पे डिपेंड नहीं करता है कि उसका मास कितना है, मास अलग अलग हो, भार अलग अलग हो, लेकिन क्या होगा, उस पे बल बराबर लगेगा। ठीक है, डिपेंड करता है आयतन पे, उसके भार पे डिपेंड नहीं करता है। और द्रव के द्वारा लगाया गया उत्प्लावन बल, द्रव में वस्तु डूबी होती है तो घनत्व के पर निर्भर करता है, और जब उसमें डूबी हुई रहती है तो उसके घनत्व पर निर्भर करता है। आयतन और डेंसिटी दोनों पर निर्भर करेगा। और यहाँ पे देखिए बोला, किसी वस्तु को जब जल में पूर्ण रूप से डुबाया जाता है तो विस्थापित जल का आयतन स्वयं वस्तु के आयतन के बराबर होता है। जो विस्थापित जल का जो आयतन होता है वो वस्तु के आयतन के बराबर होता है। हेलो, चलिए, तो ये सब ज्यादा आपका जरूरी नहीं है, आर्किमिडीज का सिद्धांत बताएंगे।
इसमें क्या होता है, जब कोई वस्तु को पूर्ण रूप से या किसी द्रव में डुबाई जाती है तो वह उत्प्लावन बल का अनुभव करती है, जो वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। तो वही चीज हम बताएं, ये हम शुरू में ही बताएं कि गिलास वाला एक्सपेरिमेंट सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट है। चलिए, वही सब चीज को बार बार लिखेगा और कोई मतलब नहीं है इसमें। अब इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, आर्किमिडीज के सिद्धांत का एप्लीकेशन क्या क्या है। आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी होता है, अभी बताएंगे रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, वो अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले भी हैं। फिर द्रवों का घनत्व ज्ञात करने के लिए हाइड्रोमीटर में भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो बोलेंगे आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। दूध की शुद्धता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो वो भी आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। फिर जहाज या पनडुब्बी, पानी के अंदर जो डूब करके चलने वाला होता है पनडुब्बी, वो सभी किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो हर किसी का आंसर यहाँ पे आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट है, द्रव में वस्तुएं क्यों तैरती या डूबती है, तो इसका भी वही सारा रीजन है कि द्रव में वस्तुएं क्यों तैरती या डूबती है। तो यहाँ पे बोल रहा है, द्रव के द्वारा लगाया गया उत्प्लावन बल यदि वस्तु के भार से कम होता है तो वस्तु द्रव में डूबेगी। मतलब यहाँ पे वस्तु का जो भार है, तो भार अगर कम है, उत्प्लावन बल ज्यादा लग रहा है, ऊपर की तरफ लगने वाला बल ज्यादा है और नीचे की तरफ लगने वाला बल कम है, तो वो क्या होगा, वस्तु तैरते रहेगी। यहाँ पे मान लो कि ये वस्तु का जो है, इस पे नीचे की तरफ मान लेते हैं 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये जो पानी है, ये पानी के कारण इस पे जो फोर्स है वो मान लीजिए कि यहाँ पे आपका ये तो डूब जाए, मान लीजिए 30 न्यूटन लग रहा है, तो ये क्या हुआ, ये पानी के अंदर डूब जाएगा, क्योंकि नीचे वाला फोर्स ज्यादा, ऊपर वाला फोर्स ज्यादा, ये कम है। तो ये क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये हो गया उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल। अब यही यहाँ पे क्या होगा, अगर इस पे लगने वाला जो बल है वो, तो अगर दोनों बराबर हम कर देते हैं, मान लीजिए कि इस पे जो लगने वाला बल है वो हम दोनों बराबर कर देते हैं, तो अगर हम दोनों बल को बराबर कर देंगे तो भी वस्तु क्या होगा, तैरेगा, लेकिन डूब करके तैरेगा। अगर मान लीजिए कि ऊपर और नीचे दोनों लगने वाला बल जो है अगर बराबर है तो भी वस्तु डूब करके तैरेगा वहां पे। ठीक है, यहाँ पे भी मान लीजिए कि यहाँ पे 50 न्यूटन है और ये भी 50 न्यूटन है, तो ये अगर इक्वल फोर्स लग रहा है यहाँ पे, तो नेट फोर्स 0 हो गया, तो ये क्या होगा, डूब करके तैरेगा। मतलब ये पूरा डूब जाएगा, ये तैरेगा नहीं, ये पूरा डूब जाएगा। जब नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा, ऊपर वाला फोर्स कम होगा, तो ये पूरा डूब जाएगा, और जब दोनों फोर्स बराबर होगा तो डूब करके तैरेगा। और मान लीजिए कि यहाँ पे जो है वो उत्प्लावन बल ज्यादा लग रहा है, ये 50 न्यूटन लग रहा है, और उत्प्लावन बल जो है वो मान लेते हैं 70 न्यूटन लग जा रहा है, उत्प्लावन बल ही ज्यादा लग जा रहा है, तो क्या होगा, वो तैरेगा, सरफेस पे तैरेगा। हम नीचे डुबा दिए, गलत किए हैं, ये क्या होगा, सरफेस पर तैरेगा यहाँ पे। तो नीचे में क्या लगेगा, 50 न्यूटन, और ऊपर में लगेगा आपका 70 न्यूटन, तो ये क्या होगा, तैरेगा। तो वही सारा चीज को यहाँ पे समझा रहा है। ये क्या कह रहा है कि द्रव द्वारा लगाया गया उत्प्लावन बल यदि वस्तु के भार से कम है तो वस्तु द्रव में डूबेगी, भार कम है और बल ज्यादा है तो वस्तु, सॉरी, उत्प्लावन बल यदि किसी वस्तु के भार से कम है, अच्छा, उत्प्लावन बल कम है और भार ज्यादा है तो वस्तु डूब जाएगा। द्रव के द्वारा लगाया गया उत्प्लावन बल यदि वस्तु के भार के बराबर है तो वस्तु द्रव में तैरेगी, डूब करके तैरेगी। और द्रव द्वारा लगाया गया उत्प्लावन बल यदि वस्तु के भार से अधिक है तो वस्तु द्रव की सतह पर आ जाएगी और फिर तैरेगी। ठीक है, उत्प्लावन बल ज्यादा है तो क्या होगा, द्रव की सतह पर आकर के तैरेगी। यहाँ उत्प्लावन बल ज्यादा है तो सतह पर आकर के तैरेगी, और ये डूब करके तैरेगी, और ये डूब जाएगी इसमें। चलो, कोई वस्तु द्रव में तैरेगी यदि वस्तु का भार उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होगा, तो वही चीज बार बार बता रहे हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि नाव को जल में ऊपरमुखी बल द्वारा तैरता हुआ रखा जाता है, नाव जो होता है वो तैरता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि एक लोहा का कील जो होता है वो डूब जाता है, जबकि एक नाव जो है वो क्यों तैरता हुआ रहता है।
तो लोहा का कील जो होता है वो एक अपेक्षिक घनत्व हम बताएंगे, औसत घनत्व। चलिए इसलिए क्वेश्चन है, इसमें आगे समझाया हुआ है, वहां पे समझा देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि नाव को जल में ऊपरमुखी बल द्वारा क्या हुआ, तैरता हुआ रखा जाता है। क्योंकि देखिए नाव का जो होता है कुछ पार्ट वो पानी के अंदर इस तरह से डूबा हुआ रहता है। तो जैसे जैसे नाव को हम लोग पानी के अंदर ले जाते हैं और इसमें आदमी जैसे जैसे बैठता है, वैसे वैसे क्या होता है कि ये नाव का कुछ भाग जो है वो पानी के अंदर डूबता है। अब ये पानी के अंदर जितना भाग डूबा उतना ही क्या हुआ, वहां से वाटर जो है वो डिस्प्लेस हुआ, पानी जो है वहां से हटा। और जितना जितना ज्यादा डूबेगा नाव अंदर उतना ज्यादा पानी यहाँ से हटेगा और उतना ज्यादा उत्प्लावन बल इस पर ऊपर की तरफ लगेगा। अब डूबने का भी एक लिमिट है। अब अगर इसमें हम लगातार इसमें किसी आदमी को आते रहेगा, ज्यादा आदमी अगर इसमें आ जाएगा तो क्या होगा, नाव जितना आयतन जितना पानी हटाने का उसका क्षमता है उतना तक ही हटा सकता है। नाव का तो एक अपना एक स्पेस है, उतना ही पानी वहां से हटा सकता है। बड़ा नाव रहेगा तो ज्यादा आदमी उस पर आएगा, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा पानी को हटा पाएगा। छोटा नाव रहेगा तो वो कम पानी को हटा पाएगा, तो उसमें कम आदमी लोड होकर के जा सकता है। तो डिपेंड करता है कितना पानी वो हटा पाता है। तो जितना पानी वो हटा पाएगा उतना ही बल उस पर लग पाएगा। तो इसमें ये चौड़ा रहता है पूरा, आयतन ये ज्यादा रहता है, तो उतना ज्यादा पानी वहां से हटता है, तो ज्यादा भार का पानी हटेगा वहां से, तो उस पर क्या होगा, तैरता है। तो नाव जब प्लवन करती है, तैरती है, तो नाव के जलमग्न भाग के द्वारा विस्थापित जल का भार नाव के भार के बराबर होता है। तो ये नाव के भार के बराबर होता है तो वो तैरता है। ठीक है। वही चीज बता रहा है कि जल स्तर यदि नाव के ऊपरी किनारे तक पहुंच जाता है, आदमी बैठते जा रहा है बैठते जा रहा है और जल स्तर उसके ऊपरी किनारे तक पहुंच गया, तब वो तैरेगा। लेकिन जैसे ही कोई एक्स्ट्रा उसमें आकर के आएगा तो फिर वो डूब जाएगा। चलिए अब है आपका घनत्व। कोई वस्तु द्रव में तैरेगी यदि उसका घनत्व द्रव के घनत्व से कम है। अब यहाँ पे डेंसिटी का बात कर रहा है। कोई भी वस्तु द्रव में तैर रही है तो वहां पे हम लोग डिस्प्लेस वाला कॉन्सेप्ट से समझे थे, अब इसी चीज को समझा रहा है दूसरे कॉन्सेप्ट से, डेंसिटी से हम लोग समझा रहे हैं। तो कोई वस्तु द्रव में तैरती है, तैरेगी यदि उसका घनत्व द्रव के घनत्व से कम है। जैसे कॉर्क जो है वो का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, तो कॉर्क क्या होगा, तैरेगी। लकड़ी का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है तो लकड़ी जल में तैरती। कितना बड़ा बड़ा लकड़ी का गट्ठा रहता है वो क्या होता है, डूबता नहीं है, तैरते रहता है, क्योंकि उसका डेंसिटी जो होता है वो कम रहता है। डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पे मास पर यूनिट वॉल्यूम, लकड़ी अगर इतना मोटा भी है तो इसका मास और इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इसका क्या होता है, वॉल्यूम ज्यादा होने से डेंसिटी कम रहता है। या फिर बहुत सिंपल समझना है तो इस तरह से समझ सकते हैं, ठोस द्रव और गैस जो हम लोग पढ़े हैं छोटा क्लास में, कि ठोस में क्या होता है, डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, मॉलिक्यूल से एक दूसरे के बहुत नजदीक रहता है, जबकि द्रव में क्या होता है, और दूर दूर रहता है। और गैस हम लोग देते हैं तो गैस में और ज्यादा दूर दूर रहता है, तो इसका डेंसिटी ज्यादा हुआ, इसका कम हुआ, इसका और कम हुआ। तो वही चीज बोल रहा है कि कोई वस्तु द्रव में तैरेगी यदि उसका घनत्व द्रव के घनत्व से कम है। फिर आपका दिया बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ जल में तैरती है। देखिए बर्फ जो है वो भी वाटर से ही मिलकर के बना हुआ है, लेकिन जब वाटर जो होता है, अब यहाँ पे ये चीज आप लोग हम कहेंगे कि अभी हम क्या बताएं कि ठोस जो होता है उसका डेंसिटी ज्यादा होगा, लिक्विड का कम होगा, लेकिन बर्फ वाला केस में क्या हो जा रहा है, जब पानी जो है वो बर्फ बन जाता है तो उस समय क्या होना चाहिए, उसका ठोस बन गया तो ठोस का घनत्व ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। बर्फ जो होता है वो क्रिस्टल के आकार का बनता है, तो बीच में बहुत गैप गैप रहता है। बर्फ जब जमता है तो बीच में गैप गैप रहता है थोड़ा, तो बर्फ का जो घनत्व है वो जल के घनत्व से कम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ जल में तैरती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। कांच का घनत्व पारे के घनत्व से कम होता है। पारा जो है वो भी लिक्विड है और जबकि कांच क्या है, सॉलिड है, लेकिन फिर भी ये क्या होगा, जिसका जो घनत्व है वो क्या होता है, कम होता है। कांच का घनत्व कम होता है और पारे का घनत्व अधिक होता है। पारा जो है एक तरह का लिक्विड है लेकिन उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कांच का टुकड़ा पारे में तैरता है।
फिर कह रहा है लोहे का घनत्व, लोहा का जो घनत्व है वो पारे के घनत्व से कम होता है। अब ये बताइए लोहा कितना सॉलिड है, उसका भी डेंसिटी एक लिक्विड है जो पारा है उसके डेंसिटी से कम होता है। ये सोचने में अजीब लग रहा होगा कि लोहा उतना ठोस वस्तु होता है, उसका घनत्व जो है वो पारे के घनत्व से भी कम है, और लोहे की कील जो है वो पारे में तैरती है। ये सोच सकते हैं कि लोहा जो है वो पानी में डूब जाता है, लेकिन पारा अगर है तो उसमें नहीं डूबेगा। जो होता है पारा, आपका थर्मामीटर ये सब में रहता है पारा, तो वो क्या होता है, वो नहीं डूबेगा, वो बहुत ही ज्यादा डेंसिटी बहुत ज्यादा रहता है। तो ये यहाँ पे 2 पॉइंट आप लोग को, एक पारा के बारे में सीखने को लिए मिला और एक आपका बर्फ के बारे में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ दे आपसे, इसलिए बर्फ और पारा को याद रखिएगा। कोई वस्तु द्रव में उस समय भी तैरती है यदि उसका घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर होता है। देखिए हम बताए थे कि घनत्व अगर डेंसिटी बराबर है तो भी तैरेगी, लेकिन कब तैरेगी, वो डूब करके तैरेगी। अगर दोनों का डेंसिटी बराबर है, लिक्विड का और जो मटेरियल है उसका, तो वो क्या होगा, तैरेगी, लेकिन डूब करके तैरेगी और वो सतह पे तैरेगी। और अगर यदि किसी वस्तु द्रव में डूब जाएगी यदि उसका घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होता है, तो द्रव के घनत्व से अधिक है तो वो डूब जाएगी। ठीक है, डूबने वाला में कौन है, जल से लोहे या स्टील का घनत्व अधिक होता है, इसलिए लोहे की कील जल में डूब जाएगी। यही कारण है कि लोहे की कील को जब नाद में जल की सतह पर रखा जाता है तो वह तुरंत डूबकर तली में बैठ जाती है। जल से कांच का घनत्व अधिक होता है, इसलिए कांच का टुकड़ा जल में डूब जाती है, कांच का टुकड़ा पानी के अंदर डूब जाएगा। जल से एल्युमिनियम तथा सोने का घनत्व अधिक होता है, तो ये सब जानवे करते हैं। पारा जल से उच्चतर घनत्व वाली द्रव वस्तु है, इसलिए पारा भी जल में डूब जाती है, तो पारा भी जल में डूब जाएगी। अब ये क्वेश्चन है यहाँ पे, जहाज क्यों तैरता है और लोहे की कील क्यों डूब जाता है। तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग औसत घनत्व समझेंगे। औसत घनत्व, तो लोहे का जो कील है, तो लोहे की कील इस तरह से बना हुआ रहता है, पूरा सॉलिड रहता है। ठीक है, तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम। तो अगर हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो ये बहुत छोटा सिलेंडर बनेगा, बहुत छोटा सिलेंडर का वॉल्यूम के बराबर होगा। तो इसका वॉल्यूम हम निकाल करके इसका मास हम लोग वेट कर लेंगे कि लोहा कितना ग्राम का है, फिर इसका वॉल्यूम कितना है वो निकाल करके डिवाइड करके डेंसिटी निकाल लेंगे। अब यदि यहाँ पर एक 9 बना हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पे हम 9 बना दिए हैं, तो 9 जो बना हुआ है, तो 9 में क्या होता है, बहुत ही खाली जगह होता है, खाली जगह होता है। बड़ा बड़ा 9 है तो बहुत खाली जगह अंदर होगा, और इधर ये होता फैला हुआ रहता है। तो इसका जो है डेंसिटी इक्वल टू हम लोग करेंगे मास बटा वॉल्यूम। तो ये यहाँ तक तो ये लोहा का बना हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई आदमी बैठा या फिर मान लीजिए कि हवा भरा हुआ है तो उसका भी भार होगा, तो टोटल मास हम लोग ले लेंगे, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। अब ये सिर्फ 9 का मटेरियल का वॉल्यूम नहीं लेंगे, ये जितना जगह छेक रहा है ये पूरा वॉल्यूम लेंगे। तो वॉल्यूम जब हम बढ़ा देंगे तो डेंसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये भी लोहा का बना हुआ है, ये भी लोहा का बना हुआ है, पर यहाँ पर डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पे डेंसिटी कम है क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है। इसी को बोलते हैं औसत घनत्व। तो भाई यहाँ पे बोल रहे हैं लोहे और स्टील से बना जहाज जल में तैरती है क्योंकि इसका औसत घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। इसका जो औसत घनत्व होता है वो जल के घनत्व से कम होता है। ठीक है, क्योंकि अत्यधिक वायु स्थान की उपस्थिति के कारण उसके अंदर क्या होता है, स्थान बहुत ज्यादा रहता है। चलिए, अब डेंसिटी बताया है, तभी हम डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम बार बार बोल रहे हैं। किसी पदार्थ के घनत्व पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये है डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो ये तो याद रखना है आपको, डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा केजी पर मीटर क्यूब। इसका यूनिट हम लोग देखेंगे
केजी पर मीटर क्यूब यूनिट या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल, ये भी सब रटना तो है नहीं आपको, बस ये दिखाने के लिए हम देख रहे हैं कि कौर का 240 है, जल का 1000 है, जबकि पारा का कितना है 13,600। कितना ज्यादा है पारा का डेंसिटी, और सोना का डेंसिटी उससे मतलब सोना की डेंसिटी के लगभग बराबर है पारा का डेंसिटी। और देखिए लोहा का कम है और पारा का ज्यादा है, जबकि ये लिक्विड है पारा, फिर भी इसका ज्यादा है। इसलिए हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि लिक्विड का डेंसिटी कम होता है और सॉलिड का ज्यादा होता है, ऐसा हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे वही चीज को ग्राम में लिखा है, ग्राम पर जैसे जल का 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, जबकि पारा का 13.6, बाप इसका 13 गुना है ज्यादा, इतना ज्यादा पारा का होता है। अब ये सब क्वेश्चन कुछ किया है, घनत्व बराबर डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम, मास दे दिया वॉल्यूम से डिवाइड करके निकाल दिया। अब उसके बाद है आपका अपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव वेलोसिटी डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी है अपेक्षिक घनत्व, तो पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटा जल का, मतलब किसी पदार्थ का घनत्व जल के घनत्व के अनुपात में, मतलब जल से उसका कंपेयर कर रहा है, रिलेशन निकाल रहा है जल से, तो जल से उसको कंपेयर करके क्या कर रहा है उसका घनत्व निकालेंगे तो उसको बोलेंगे अपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। अब इसका यूनिट क्या होगा ये बताइए, डेंसिटी का जो यूनिट है वो हम लोग क्या बताएं, केजी पर मीटर क्यूब, मास का केजी पर मीटर क्यूब, पर अपेक्षिक घनत्व का यूनिट क्या होगा बताइए आप लोग चैट बॉक्स में, अपेक्षिक घनत्व का यूनिट क्या होगा, होगा या नहीं होगा? नथिंग, ठीक है, बहुत अच्छा, कोई यूनिट इसका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी पदार्थ का घनत्व यहाँ भी जल का घनत्व है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हो सकता है एग्जाम में आपका पूछता है कि अपेक्षिक घनत्व का मात्र ये यूनिट क्या होगा, तो कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब कह रहा है कि अपेक्षिक घनत्व का क्या मतलब है, कह रहा है लोहे का अपेक्षिक घनत्व 7.8 है कि कथन से हमारा मतलब ये है कि लोहे समान आयतन के जल से 7.8 गुना भारी है, मतलब उतना ही जितना लोहा का आयतन है उतना ही आयतन का अगर हम जल लेंगे तो लोहा क्या होगा उससे 8 गुना भारी होगा, तो ये उससे क्या है 8, ये 7.8 गुना भारी है, उसका मतलब ये होता है। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8 है, यदि जल का घनत्व ये इतना केजी है तो चांदी के घनत्व की गणना कीजिए, आराम से निकाल लेंगे। एक का घनत्व दिया हुआ है, जल का घनत्व ये निकालना है, उससे हम लोग निकाल लेंगे कैलकुलेट करके। यहाँ 10.8 बराबर चांदी का घनत्व बटा इतना करके निकाल दिया। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। उसके बाद है आपका वर्क एनर्जी। चलिए एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा, इसमें भी तो वही वाला क्वेश्चन है चांदी का घनत्व वाला, तो ये तो क्वेश्चन बताएंगे दिए। ये क्वेश्चन कीजिए, ये कह रहा है 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि पानी का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो पदार्थ तैरेगा या डूबेगा? चलिए, तैरेगा या डूबेगा, एक ही इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए सोचकर बताइए आप लोग, तैरेगा या डूबेगा? डूबेगा। चलिए एक का आंसर फ्लोट है, एक का आंसर है डूबेगा। चलिए दोनों लोग कंफ्यूजन में है, क्लियर कीजिए क्या होगा।
तैरेगा या डूबेगा वो डिपेंड करेगा डेंसिटी पे। तो पानी का डेंसिटी कितना है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये जो पदार्थ है उसका हम लोग डेंसिटी निकालेंगे। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है मास बाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम होता है। तो पदार्थ का डेंसिटी हम लोग निकालेंगे मास बाई वॉल्यूम करके। तो इसका मास कितना है 50 ग्राम और वॉल्यूम कितना है 20। तो ये कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझिए, तो ये क्या है उससे बहुत ज्यादा है। हाँ अब सही हुआ। तो ये क्या है अब यहाँ पे क्या है ये ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे क्या है ये डूब जाएगा वहां पे, क्योंकि इसका डेंसिटी ज्यादा और पानी का डेंसिटी कम है। तो क्या होगा डूब जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 500 ग्राम के एक मुहर बंद पैकेट का आयतन 350 सेंटीमीटर क्यूब है। पैकेट 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले पानी में तैरेगा या डूबेगा, इसमें बताइए। इसमें डूबेगा या तैरेगा। इसमें भी डूबेगा, क्योंकि 500 बटा क्या करेंगे 350 करेंगे। डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम। तो मास 500 और डिवाइड करेंगे 350 से, तो वो क्या होगा उसमें डूब जाएगा आपका। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपका खत्म हो गया। उसके बाद है आपका वर्क एनर्जी। चलिए हम तुरंत स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा।